अगर मैं आपसे कहूं कि कल से सेबी के एम्प्लॉयज अपने शेयर्स बेचने पर मजबूर हो सकते हैं या फिर उन्हें अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फ्रीज करनी पड़ सकती हैं, और सिर्फ एम्प्लॉयज ही नहीं, उनके फैमिली मेंबर्स भी नए इन्वेस्टमेंट रूल्स के दायरे में आ गए हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? सेबी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए इतने बड़े एथिक्स और इन्वेस्टमेंट रूल्स ला दिए हैं कि पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सेबी एम्प्लॉयज अब शेयर्स नहीं खरीद सकेंगे? क्या उन्हें अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स बेचनी होंगी? और ये नए रूल्स आम इन्वेस्टर्स और लिस्टेड कंपनीज को किस तरह इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे? आज हम ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन की बेसिस पर हर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा सबसे शॉकिंग प्रोविजन जो हर फाइनेंस प्रोफेशनल को पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट और सिक्योरिटीज लॉ कंपस। और कंप्लायंस को प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेबी को ये अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी। सेबी इंडिया का सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर है, इसीलिए रेगुलेटर के एम्प्लॉयज की इंडिपेंडेंस और इंटेग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसी ऑब्जेक्टिव को स्ट्रेंथन करने के लिए सेबी ने एम्प्लॉयज सर्विस अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2026 नोटिफाई किए हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े चेंज की। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है नॉन परमिटेड इन्वेस्टमेंट। सेबी एम्प्लॉयज अपनी सर्विस के दौरान फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इस रिस्ट्रिक्शन में इक्विटी शेयर्स, इक्विटी में कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी या कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन भी दिया गया है। म्यूचुअल फंड्स, प्रोफेशनली मैनेज्ड पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, इनविट और रीट यूनिट्स इस रिस्ट्रिक्शन में इंक्लूड नहीं होंगे, यानी इनडायरेक्ट प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट अलाउड रहेगा। अब फ्लैट आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर किसी एम्प्लॉय के पास ज्वाइनिंग के टाइम से ही शेयर्स हों तो क्या होगा? सेबी ने इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला, एम्प्लॉय अपनी इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट कर सकता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट को सर्विस पीरियड तक फ्रीज कर सकता है। तीसरा, ट्रेडिंग प्लान बनाकर ऑफिस ऑफ एथिक्स एंड कंप्लायंस की अप्रूवल के साथ सेल कर सकता है। और चौथा, प्रायर अप्रूवल लेकर बिना ट्रेडिंग प्लान के भी सेल कर सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कमर्शियल वेंचर या अनलिस्टेड कंपनी की इक्विटी में है तो सिर्फ 2 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, या तो बेचना होगा या फ्रीज करना होगा। ए फ्लैट बात करते हैं फैमिली मेंबर्स की। ये अमेंडमेंट सिर्फ एम्प्लॉय तक लिमिटेड नहीं है। ई फ्लैट स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन, अडॉप्टेड चिल्ड्रन, लीगल गार्डियन के अंडर डिपेंडेंट पर्सन और सब्सटैंशियली डिपेंडेंट रिलेटिव्स भी रूल्स के स्कोप में आ गए हैं। लेकिन स्पाउस की ईसॉप्स के लिए एक स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर स्पाउस को एम्प्लॉयर के कॉम्पनसेशन पैकेज के अंडर ईसॉप मिलते हैं तो वो अलाउड रहेंगे, और टेक्निकल वायलेशन होने पर एम्प्लॉय का करियर इंपैक्ट नहीं होगा। हाँ, मॉनेटरी पेनल्टी लग सकती है। अब आते हैं डिस्क्लोजर्स पर। एम्प्लॉयज को ज्वाइनिंग और एग्जिट के टाइम फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, प्रोफेशनल इंटरेस्ट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, लायबिलिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज और नॉन परमिटेड इन्वेस्टमेंट्स डिस्क्लोज करने होंगे। अगर फैमिली डिटेल्स, प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कोई चेंज होता है तो उसकी रिपोर्टिंग भी प्रिस्क्राइब टाइमलाइन के अंदर करनी होगी। एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट नेगोशिएशन। अगर कोई एम्प्लॉय किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉब डिस्कशन या अग्रीमेंट करता है तो उसे भी डिस्क्लोज करना होगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी मैटर में एम्प्लॉय का पर्सनल, प्रोफेशनल या फैमिली इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो एम्प्लॉय को उस मैटर से खुद को रिक्यूज करना होगा। मतलब डिस्कशन, डिसीजन मेकिंग और इंफॉर्मेशन एक्सेस से खुद को अलग रखना होगा। ये गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को ग्लोबली स्ट्रेंथन करने की डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ये रूल्स सिर्फ सेबी एम्प्लॉयज के लिए हैं? बिल्कुल, ये रेगुलेशन सिर्फ सेबी एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस का पार्ट हैं। लिस्टेड कंपनीज, इन्वेस्टर्स, मर्चेंट बैंकर्स, कंपनी सेक्रेटरीज या मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते। लेकिन इनडायरेक्टली ये मार्केट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेटर की क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रांग बनाते हैं। इसीलिए हर कंप्लायंस प्रोफेशनल को इन अमेंडमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि रेगुलेटर के एम्प्लॉयज के लिए इतने स्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स होने चाहिए, या ये रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं?
कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कॉर्पोरेट और सिक्योरिटीज लॉ कंपास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले कॉर्पोरेट लॉ और सेबी अपडेट के साथ। थैंक यू। डिस्क्लेमर। वेलकम टू कॉर्पोरेट और सिक्योरिटीज लॉ कंपास। The content available on this channel is created solely for educational, informational, and awareness purposes relating to corporate laws, securities laws, Companies Act 2013, SEBI regulations, FEMA, insolvency laws, listing regulations, secretarial standards, stock market regulations, IPOs, corporate governance, and other allied legal and regulatory topics. The videos, articles, and discussions are based on publicly available information, including acts, rules, regulations, circulars, notifications, gazette notifications, orders, annual reports, DRHPs, RHPs, financial statements, and other authentic published sources, together with the personal understanding and interpretation of the presenter as on the date of publication. The information provided on this channel does not constitute legal advice, investment advice, tax advice, accounting advice, financial advice, or professional consulting services. Nothing contained in any video should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any security, mutual fund, or financial product, or as legal advice for any specific transaction. Although every reasonable effort is made to ensure the accuracy and completeness of the information, corporate or securities law compass and the presenter do not guarantee that the information is free from errors, omissions, or subsequent legal or regulatory changes. Laws, regulations, and judicial interpretations are subject to amendment and change from time to time. Viewers are strongly advised to verify the applicable legal provisions independently and consult a qualified company secretary, advocate, chartered accountant, cost accountant, or any other competent professional before taking any legal, compliance, financial, investment, or business decision. The opinions expressed on this channel are personal and are intended only for academic discussion and professional awareness. They do not represent the views of any employer, client, regulator, stock exchange, professional institute, or any other organization with which the presenter may be associated. References to any company, regulator, government authority, stock exchange, trademark, logo, or brand are made strictly for educational, reporting, commentary, and analytical purposes only. All intellectual property rights belong to their respective owners. Stock market investments are subject to market risks. Past performance is not indicative of future results. Neither corporate or securities law compass nor the presenter shall be liable for any direct, indirect, incidental, or consequential loss arising from the use of or reliance upon the information shared on this channel. By accessing, watching, or using the content of this channel, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to this disclaimer. Corporate or securities law compass. Learn the law, understand compliance, stay updated.